नमस्कार। टीजीएस में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहे हैं नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं जिनको लेकर के मुझे लगातार 4 महीने से विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि आप सर को बुलाइए, सर को बुलाइए। तो आज वो दिन आ चुका है। बात करेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई। और जहाँ तक मैंने पता किया है कि बाड़मेर के सबसे पुराने कोचिंग के संस्थापक भी है। तो आप जान गए होंगे मैं किसका पॉडकास्ट आज करने जा रहा हूँ। परिचय करवाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट को बहुत शेयर करोगे और बहुत सारा प्यार दोगे। कौन कौन सर से पढ़ा हुआ है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको कैसी लगी इनकी पढ़ाई, इनकी कोचिंग की व्यवस्थाएं, ये भी बताइएगा। तो आप सबकी आज्ञा से मैं स्वागत करने जा रहा हूँ हमारे नए पॉडकास्ट के मेहमान सर प्रेम सिंह जी राजपुरी साहब का। स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीजीएस परिवार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिजी शेड्यूल में समय लिया आपका। आज आप बहुत सारे इंटरव्यू देके हमारे यहाँ पहुंचे हैं, तो आपका आभार है कि आपने हमें समय दिया। नहीं, बिजी तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री आज तो सारा फ्री है। थोड़े समय क्लासे वलासे रहती है तो थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, क्योंकि जो कहा गया ना कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ धर्म से मैं ये तात्पर्य बताता हूँ कि विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, आपका धर्म पॉडकास्ट करना है, मेरा धर्म पढ़ाना है। ठीक बात है। मैं पढ़ाने वाले धर्म में था, व्यस्त था। जैसे ही फ्री हुआ तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। और आप हमारी बात को विद्यार्थियों तक, लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये एक बड़ी बात है। मेरे चैनल पर 17,000 सब्सक्राइबर अभी तक। हमने सारे लगभग शिक्षाविदों की। मेरे यहाँ जो ऑडियंस देखते हैं उसकी एज है 18 साल से 32 साल तक। बढ़िया बात है। 80% युवा देखते हैं कोचिंग में पढ़ने वाले। इसलिए मुझे लगता है कि उनसे जुड़े हुए लोगों का पॉडकास्ट करना चाहिए। जो सफल लोग हैं, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं और समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और बाड़मेर जैसे शहर में आप विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगा आपका पॉडकास्ट करना चाहिए। मैं यहाँ आपकी बात को एक थोड़ा सा बीच में ले रहा हूँ। वर्तमान में पॉडकास्ट का जमाना है। जैसे अभी मेरी मान लो सफलता की कहानी अपन लोगों तक पहुंचा रहे पॉडकास्ट के माध्यम से। जी सर। पहले तो ये नहीं था। पहले प्रतियोगिता दर्पण आती थी। अच्छा। उस प्रतियोगिता दर्पण में जो भी आईएएस बने हैं या फिर आईपीएस बने हैं, जो यूपीएससी परीक्षा फाइल थी, उनका इंटरव्यू आता था। अच्छा। उस इंटरव्यू से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ। अच्छा। ऐसे मैंने कई इंटरव्यू वो पेज काट करके अपनी डायरी में लगाए और उनको मैं रेगुलर पढ़ता था। ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? ये 2005-6 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उस प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे, मासिक पत्रिका आती थी। अच्छा। उसमें एक इंटरव्यू, वो इंटरव्यू इतनी बार पढ़ते थे, उसमें ऐसा पढ़ते थे कई बार के मतलब बहुत पिछड़े क्षेत्र में, जैसे कई बार महाराष्ट्र के अंदर या बिहार के अंदर, वो लिखते थे मैं गांव ढाणी का रहने वाला, सरकारी विद्यालय से पढ़ा, 12th में मेरे इतने, उसमें पूरा आता था परसेंटेज कितने वो वगैरह। उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। आज वही प्रतियोगिता दर्पण का काम आप लोग पॉडकास्ट के माध्यम से, डिजिटल जमाना आ गया, डिजिटल जमाना आ गया। हाँ, शुरू करते हैं आपके जीवन से। जी। आपका गांव और आपकी शुरुआती एजुकेशन। हाँ, मेरा गांव लंगेरा है, बाड़मेर से 5-6 किलोमीटर दूर है। और लंगेरा से आगे एक ढाणी है, जैसे कोजाणिया की ढाणी पड़ती है, वहीं मेरा जन्म स्थान वहीं से है। वहीं से पढ़ाई की। शुरू के पास में तो कोई स्कूल नहीं थी, तो लंगेरा गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने के लिए आता। उस समय 8वीं तक थी, अभी सीनियर सेकेंडरी हो गई। जी सर। वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। दूर काफ़ी थे, दूर दराज का क्षेत्र था, तो पैदल आते थे। और उस समय मुझे ऐसा याद आता है कि सीमेंट के जो कट्टे आते हैं ना, उस कट्टे की थैलियाँ होती थी हमारी। अच्छा। वो कट्टे की थैली कई बार तो माताजी बना देते थे, कई बार हम खुद ही बना देते थे। अच्छा। वो थैली यहाँ लटका करके आते थे। और उसमें आप बस्ते कैसे दोनों तरफ जमाते थे? एक तरफ कॉपी, एक तरफ किताब? हाँ, या कॉपी किताब ऐसे। वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो जमा के लिए। उसका अलग ही मजा था। अरे उस समय आजकल बैग फैल है उनके आगे। तो हालांकि मैं थोड़ा यूँ संकोची प्रवृत्ति का था। हाँ। और मेरा जो परिवार है, मतलब उन्होंने गरीबी बहुत देखी। अच्छा। पापा जी नौकरी में थे, उसके बावजूद भी गरीबी देखी। चतुर्श्रेणी कर्मचारी पोस्ट पे रहे। अच्छा। 97 में रिटायर हुए और अभी घर पे ही है, स्वस्थ है। तो 4 भाई और 4 बहनें। एज क्या है पापा जी की? पापा जी 87। अच्छा। 4 भाई और 4 बहनें। तो सीधी सी बात है कि इस समय खर्चा भी बहुत बड़ा। 92 के अंदर बड़ी बहन की शादी की उस समय। अच्छा। और मेरे गाँव में पहली बार पापा साइकिल ले आए थे। अच्छा। तो लोग क्या है कि उसको साइकिल को देखने के लिए आते थे और हम लोग मतलब सामने जाते थे। पापा कहते थे साइकिल को हम लोग खींचेंगे। हाँ। तो लोग कई बार यूं खींचने के लिए साइकिल को देखने के लिए आते, टेस्ट करते कि ट्राई करें क्या है। लेकिन पैसे की कमी थी। पापा हमेशा कहते थे बेटा इतनी बहनें हैं, इतने आप लोग भाई हो, मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी, मेरी सामान्य तनख्वाह आती है, मैं क्या कर सकता हूँ।
ऐसी स्थिति के अंदर आर्थिक जो तंगी थी, उस तंगी से फिर निकले। तो उस समय कपड़े तो ज़्यादा होते नहीं थे, तो उस समय ये प्रचलन था गोकुल जी, आजकल बंद हो गया। मैं आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, उस समय यदि आपकी नेकर पहनते थे, फट जाती तो उसके पीछे कारी लगाते थे। अच्छा, आपने पहनी? मेरे जो दोस्त थे उनके एक कारी होती थी, मेरे दो कारी होती थी। तो मेरे दोस्त कहते थे तेरे 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। 2 लगे हुए, लाल बत्ती भी लगाएंगे। क्या बात है। बहुत हंसते थे सच में। हाँ, तो बड़ा मजा आता था। हाँ, फिर स्कूली जीवन रहा, बहुत शांत स्वभाव का रहा। मैंने कभी स्कूल के अंदर भाषण नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मंच ज्वाइन किया? नहीं, कभी। मैं बहुत पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में होशियार था। पढ़ाई के अंदर मैं, बड़े वाले भाई थे उनसे भी होशियार था, उनके साथ ही क्लास में बैठता था। मेरे बुआ जी का बेटा था, ये दोनों सेकंड क्लास में पढ़ते थे, तो मैं इनकी क्लास में बैठता था। तो हम छोटी वाली क्लास में तो भेजते थे, रोता बहुत था। पढ़ने में बहुत होशियार था, अच्छा, शुरू से था। लिखावट मेरी बहुत अच्छी थी। हमारे एक गुरुजी थे 8वीं तक, चंदन सिंह जी, उन्होंने मेरी कॉपी में गुड बहुत बार दिया। और उस समय गुड देना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। आजकल तो इस गुड का वगैरह का मैं तो खत्म हो गया। उस समय अब गुड देते हैं क्या? उस समय आजकल गिनते थे। आजकल गुड देते हैं? आजकल तो पता, आप अभी आजकल- शिक्षक हो ना? मैं शिक्षक हूँ। कौन से स्कूल लगे हुए? मैं डाइट में लगा हुआ हूँ। अच्छा, आप डाइट में बड़ी- नहीं, मैं स्कूलों में भी रहा हूँ ना, स्कूल की बात भी बता देता हूँ। अच्छा, सच्चाई है तो बात कड़ी भी थी। हाँ, बताओ। आजकल जो गुरु जी वो क्या कर रहे हैं, हाँ, यहाँ से कॉपी चेक करेंगे, इतनी लंबी लाइन खींचेंगे। अच्छा, उनको ये नहीं पता रहता है कि मैं इस गलत के ऊपर भी लाइन खींच रहा हूँ, और कॉपी के पीछे लिख देंगे गुड गुड गुड। हमारे एक स्कूल के अंदर बच्चों ने एक टीचर का नाम रख दिया गुड। अच्छा, तो मैंने एक बार सुन लिया, हाँ, बच्चों ने कहा चलो चलो क्लास में चलते, गुड आए। हाँ, मैंने कहा कौन है गुड? तो क्या वो सर। तो क्या क्यों? क्या हर बात पे गुड देते हैं? अच्छा, तो आप हर बात पे गुड दोगे तो गुड का मैं तो खत्म कर दोगे। अच्छा, और उस सही बात है। समय पूरे स्कूल के अंदर ये कॉपियां हम लोग लिस्ट बनाते थे, किसकी कॉपी में गुड ज्यादा है। तो पूरे साल में शायद 5 या 6 गुड मेरी कॉपी में आए थे, अच्छा, पूरे साल के अंदर। और पूरे साल में आता है और आपको हर दिन गुड मिलता है, तो आप वो गुरुजी कौन ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा। अच्छा, वहां से निकले, 8वीं पास कर ली। 8वीं के बाद में मैं बाड़मेर आ गया और गांधी चौक स्कूल के अंदर यहाँ से सीनियर सेकेंडरी की, फिर कॉलेज के अंदर पीजी। मैंने रेगुलर बीए और एमए किया रेगुलर। मेरा टारगेट केवल आरए से था। आपको रोकूंगा, कॉलेज आया, आप कभी राजनीति का सस्का नहीं लगा? राजनीति का तो जोरदार लगा गोकुल जी, और बताओ। मजेदार बात सुनाऊं मैं आपको। हाँ, मैं जब यहाँ कॉलेज आया तो उस समय मेरा रहन सहन बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरे पापा क्या करते थे, मतलब कपड़े अच्छे पहन के, चतुर्श्रेणी कर्मचारी यानी जनरली चपरासी पोस्ट पे रहते थे, सही बात है। बड़ी बढ़िया मूछे मूछे रख करके अप टू डेट जाते थे। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो कहते थे कि भंवर सिंह जी, कपड़े की प्रेस है ना आपकी टूटनी नहीं चाहिए, इतने अप टू डेट रहते हो, ऐसा क्या है? हाँ, पापा कहते थे श्रीमान जी आप अधिकारी हो, मैं भी तो कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हूँ ना, भले मेरी पोस्ट छोटी हो। सही बात वो है। गुण क्या हमारे पापा के आ गए। तो हम लोग क्या करते थे, 2-3 ड्रेसें होती थी, उसको धो करके और बिस्तर के नीचे डाल देते थे, अच्छा, और कुर्ता पायजामा भाई साहब लगा करके। और सेकंड ईयर में नहीं, 3rd ईयर में आया ना, तब मेरे वो जो जिंदाबाद मुर्दाबाद वो जब देखा ना, मुझे लगा अपने को चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, तो बोलने में मैं थोड़ा होशियार था। अच्छा, आप कौन से संकाय से थे? मैं आर्ट्स से था। आर्ट्स से थे? आर्ट्स से था। हाँ, आर्ट्स वाले नेता बनते ही हैं हाँ, आर्ट्स वैसे वाले नेता। बाड़मेर में तो। एमए फिर मैंने हिस्ट्री से किया। अच्छा, तो उस समय मैंने कहा अब ठीक है, अपने चुनाव लड़ते। मुझे कई लोगों ने मोटिवेट किया कि आप चुनाव लड़ो, आप योग्य भी हो। अरे ठीक है, लड़ लेते हैं, आपके पापा नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छा। ये भी ठीक है, बोलने में भी आप होशियार हो, और ठीक लड़ लेते हैं। इस बात के साल की है? ये है 2004 की, 3-4। 4 की। हाँ 3-4, 5 में मैंने एमए कर लिया। उस समय चुनाव लड़ा था नरेश देव सारण ने, प्रेमदान चारण ने, जो प्रेमदान जी पत्रकार है। अच्छा, उस समय इन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय मेरी टिकट के लिए प्रेमदान जी देता? प्रेमदान जी देता, मैंने अच्छा। टिकट के लिए दावेदारी की। हाँ। उस समय ये ग्रुप चलता था, एबीवीपी में टिकट मिलती थी RRC, और उसके बाद M को मिलती थी RRC, राजपूत, राजपुरोहित, चारण, फिर मेघवाल। अच्छा, ये एबीवीपी में ऐसा ग्रुप बना रखा। एबीवीपी संगठन की तरफ से नहीं था, हाँ, लेकिन लड़कों ने ऐसा ग्रुप बना रखा था। तो उस समय क्या हुआ था, RRC, तो बीच में C को मिल गई थी टिकट, नवगुण दान जी करके लड़े थे, उनको मिल गई थी टिकट। अब टिकट में बाड़ी पुरोहितों की थी, तो मैं को मुझे मिलेगी। अच्छा। लेकिन जोधपुर के अंदर टिकट मिली राजपुरोहित को, तो यहाँ मेरी टिकट कट गई। अच्छा, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को कि यहाँ मुझे टिकट नहीं मिली। कभी कभी कुछ काम ठीक नहीं होते, बहुत भविष्य के लिए अच्छे अच्छे काम होते। बहुत अच्छे। नहीं हो सकता है आज बड़े नेता होते आप,
नहीं नहीं और प्रोय समाज का नेता बहुत होशियार होता है राजनीति में भी। नहीं, अरे गोकुल जी, न कोई नेता वेता नहीं होता। क्यों? और नहीं, नेतागिरी अपने बस की बात नहीं है। नेतागिरी के लिए देखो बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। हमारे जोगरा सिंह जी को देख लो, उन्होंने भी काफी प्रयास किया। हमारा जो राजपुरुष समाज है ना, आप जनरली आप देख लेना, बहुत यूं सरल समाज है। आपने कभी ऐसा सुना नहीं कि राजपुरुष समाज हड़ताल पे उतर गया हो? हाँ, अनुशासन अनुशासन बहुत है राजपुरुष समाज में, अनुशासन अच्छा है। हमारे कई बार ग्रुप बने हुए, उसमें कोई ऐसा कह दें के साथ मेरे साथ अन्याय हुआ, सुबह राजपुरुष समाज इकट्ठा करूंगा मैं, इकट्ठे लोग होंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि तूने किया ही क्यों। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज, उसको पता है पढ़ा लिखा और संख्या में कम है, कम होता है ना संख्या में, तो वो थोड़ा से जुड़े रहते हैं। तो क्या तुमने ऐसा काम किया है क्यों भाई, हम तो तेरा साथ नहीं देंगे। अच्छा। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो चुनाव में टिकट नहीं मिलना, और टिकट मेरे को नहीं मिली, और प्रेमदान जी चुनाव हार गए। प्रेमदान चुनाव हार गए, आरोप लगा दिया मेरे पर, और उन्होंने मेरे को आपने टिकट काट के किसको दी? प्रेमदान जी। प्रेमदान दी सामने नरेश देव को एनुशे दे दी। एनुशे कई वर्षों बाद जीती थी। अच्छा। हाँ, एनुशे नहीं जीती थी, जितने ग्रुप बड़ा था सामने, मेघवाल समुदाय पूरा साथ में था। अच्छा। तो उस समय प्रेमदान जी ने बुला करके हम लोग बैठे थे, कहा था कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहाँ पानी कम था। यार वहां पर था। क्यों, आपने सामने वालों की मदद कर दी थी? नहीं, मैंने कोई मदद नहीं की। तो फिर आरोप कैसे लगा? कुछ तो बात हुई होगी कि इसने, ये नाराज था, हालांकि मैं थोड़ा नाराज भी रहा था। आपने भाग नहीं लिया इलेक्शन में? नहीं, मैंने कोई भाग नहीं लिया। घर जाके सो गए, रैली उठ गए? नहीं, सपोर्ट किया ना, पूरा सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल पूरा सब, मेरे जो भी समूह के लोग थे सपोर्ट किया। मैं उस हॉस्टल में रुका, जब चुनाव थे 3 दिन तक वहां हॉस्टल में भी रुका। लेकिन लोगों ने ऐसे कहा था कि इसके ऊपर पूरी नजर रखो, ये तोड़ जोड़ कर सकता है। आजकल राजनीति में कैसे हो रहा। अरे सच, अरे ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी आरोप आया, आरोप लगा। फिर आपने क्या जवाब दिया प्रेम सिंह को? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा देखो सत्यता की जांच हो, मैं ऐसा हूँ ना कभी करूंगा। फिर एमए प्रीवियस, एमए फाइनल हम और प्रेमदान साथ में। फिर दोबारा आपको मन नहीं हुआ कि अगली बार लड़ लूं? नाम ही नहीं लिया। मैं तो ईश्वर को आज भी, वो हारे इसलिए आप डर गए? मेरा एक टर्निंग पॉइंट था ये। वहां जैसे मैं वो चुनाव में टिकट नहीं मिलना, और मैं एक शांत हो गया, एक साइड चला गया। साइड में क्या, मैं बाहर नहीं आता था, और कई दोस्त भी कहते थे कि इतना प्रयास किया तुझे टिकट नहीं मिली, तो मैं रूम पे रह करके उसकी पढ़ाई करना रेगुलर। अच्छा। वो एमए प्रीवियस फाइनल के अंदर एमए टॉप किया मैंने यहाँ से। अच्छा। टाउन हॉल के अंदर मुझे सम्मानित किया तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब अपन कुछ कर सकते हैं। तो राजपुरी समाज के अंदर एक प्रतियोगिता थी, भाषण प्रतियोगिता। तो मुझे आदरणीय खेम सिंह जी ने भाषण लिख करके दिया, तो उस भाषण के अंदर मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। उस समय ये चीजें क्या होती थी, लोग इसको बहुत देखते थे। गांव में चर्चा होती थी। आज हम हॉस्टल गए थे, वहां पर भाषण में एक लंगेरा का ये लड़का टॉप आया। मुझे रूम पर भी बधाई देने के लिए लोग आए थे कि आपका भाषण में टॉप नंबर आ गया। अच्छा। जीवन के कई सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं। कहते हैं शेर सभी में होता है, जगाने वाला चाहिए। तो ये कई लोगों ने उस शेर को जगा दिया। उसी समय मैंने कल्पना की कि अब मैं आरएस बनूंगा। क्योंकि मैं जब भाषण में टॉप कर सकता हूँ, मैं कॉलेज में टॉप कर सकता हूँ, अच्छे नंबर ला सकता हूँ, तो फिर अपन पीछे क्यों रहे। तो मुझे किसी ने कहा कि तू इतना गरीब है, तेरे पास पैसे नहीं है। हालांकि मैंने 12th करने के बाद में घर से कभी पैसे नहीं लिए। पैसे इसलिए नहीं लिए कि पैसे थे ही नहीं। अच्छा। मेरे पापा ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि बेटा अपने पास पैसे नहीं है, तेरे बड़े वाला भाई लकड़ी के काम पे चला गया, तू भी चला जा। ये कब की बात है? ये बात है 2002 की, जब आप 12वीं पास कर ली? हाँ 12वीं पास कर ली। जब पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ छोड़ी, मैं लकड़ी काम पे चला गया था। कहाँ काम किया? मैं पुणे चला गया। क्या करते थे वहाँ? पुणे चला गया। जाते ही कई, अभी तो नियम ये है कि जाए तो फिर शुरू में रोटी बनानी पड़ी हम लोग। अरे जाते समय क्या हुआ, बड़ी मजाक हुई कि बस के ऊपर बैठा दिया। यहाँ उस समय बसें कम होती। कौन सी बस थी याद है? कोई प्राइवेट बस थी। ऊपर बैठा दिया, साचौर से आगे निकले, बारिश आ गई। बारिश आई तो उस भाई ने उसके ऊपर वो तिरपाल नहीं होता है, तिरपाल बिछा दिया, नीचे जगह नहीं है। ऊपर उसने कहा थोड़ा तिरपाल डाल देते आप बच जाओगे। सांस घुट रहा उसके अंदर। मैंने कहा यहीं मर जाएंगे। ऐसे करते करते पुणे पहुंचे। वो लेने के लिए आए, नींद पूरी आई भी नहीं हुई थी। एक दिन तो सोया रहा, सोने के लिए उनके पास बिस्तर नहीं है, वो जो प्लाई नहीं होती उसके ऊपर सुला रहे। हाँ, अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने कहा काम चालू करते हैं। कहाँ काम करना है? तो काम कुछ नहीं है, प्याज काटनी। प्याज कितने 20-25 लोगों का ग्रुप है, इनके प्याज काटने हैं। शुरुआत के अंदर प्याज काट करके आपके आंसू इतने आएंगे, जीवन में इतने रोए नहीं आप। मेरे का काम क्या करना है? एक भाई ने कहा कि 6 महीने तक तेरे को रंधा देना है। शरीर में उस समय कैसे थे? बहुत थका हुआ था सच में। मेरे को 5-7 दिन बाद में जो ठेकेदार थे ना, उनके मेन मेरे भाई ने मुझे बहुत गालियां दी। मुझे कहा धंधा कर, यहाँ बैठ के चुपचाप। पापा पैसे है नहीं,
तू कह रहा है मैं वापस जाऊंगा, कहा क्या करेगा वापस जाके? हम्म, उस ठेकेदार ने मेरे को कहा कि ऐसा है, आपको पढ़ना है? मुझे पढ़ना है, मुझे वापस बस में बैठा दो। तो क्या आपके भाई को कहना मत, आपको बस में बैठा रहा, वापस जाओ। मुझे वापस बस में बैठाया और बस में बैठ करके मैं वापस आ गया। कितने दिन काम किया? शायद 8 ही दिन वहां रुका होगा। सैलरी वैलरी कुछ थी क्या? सैलरी तो आप छोड़ो, जीवन बच गया। ऐसे बुरे हाल हो गए थे, एक तो मच्छर बहुत खाते हैं उधर, हाँ। हालत बहुत खराब थी। इस पे अगर आप 1 मिनट कहना चाहोगे तो आपका क्या ओपिनियन है? जो लोग मेरा ओपिनियन यही है कि लोग ऐसे पढ़ाई नहीं करते हैं, सीधा कहते हैं कि मैं तो मजदूरी में आ जाऊं प्रो या बेच जाऊं प्रो। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि जो बाहर वाले जो लोग काम करे, थोड़ी उसमें इच्छा तो थी मेरी भी। और उस समय जींस पैंट पहनना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। बाहर से जो ये आते थे ना, जींस हाँ। पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन के आते थे, ऐसा लगता था कि जिंदगी यही है। बाद में मुझे पता चला कि ये कटिंग बाड़मेर में आके करवाते हैं। अच्छा। ये स्नान सेवा सदन में करते हैं, पाउडर रेलवे स्टेशन के आगे लगाते हैं। हाँ। ये रियल बात है। अच्छा। और इतने इतने लंबे लंबे बाल लेकर के आते हैं। इनका अगर वीडियो सांचौर में बनाया हो ना, हाँ। इनकी शक्ल नहीं जानो आप। यहाँ आकर के क्रीम लगा के घर आते हैं और वो चक्का चौंध की जिंदगी के अंदर ये मैं भी फिसल गया। अच्छा। आज जैसे संगत में, नशे में, फला में बच्चे कैसे जा रहे हैं। जी। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, जैसे आपके संसाधन उसका उपयोग करो। इनसे ऐसी चीजों पे कभी मत जाओ। कोई कैसा है, मैं ऐसी रूम में बैठा हूं ना, तो आप ये मत सोचो कि मैं भी इसमें बैठना, मेहनत करके बैठो, शॉर्टकट से मत बैठो। तो ये मैंने उस समय मुझे भी लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कर लिया। वापस आया। कौन थे उसमें आपके पास? नहीं, कोई संपर्क सूत्र? कोई संपर्क सूत्र नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा। फोन तो पहली बार कॉलेज के अंदर जब चुनाव वाली बात आई, तब किसी ने नोकिया वाला लाके दिया, 3310, मुझे अच्छा। आज भी याद आ रहा है। अच्छा। 10 दिन में उसने वापस ले लिया था कि भाई देख तेरी टिकट कैंसिल हो गई। अच्छा, नेता बन रहे हैं इसलिए बोल दिया कि भाई टिकट मिलने वाली है, आएगा, काम आएगा। वहां भी लाइसेंस देखा, तेरी टिकट कैंसिल हो गई, वापस दे। हाँ। ये ले वापस, मेरे को जरूरत ही नहीं। अच्छा। उसको वापस दे दिया था। फिर यहाँ आया तो फिर थोड़ा और लग गया कि काम तो बैठेगा नहीं। पापा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक बालोतरा की फैंसी की दुकान पर 2 महीने काम किया मैंने। बालोतरा गए यहाँ से? बालोतरा। कौन लेके गया आपको यहाँ से? मेरे बुआ जी का है, दूर के रिश्ते में बुआ जी का बेटा। रिश्तेदार मदद करते हैं क्या गरीबों? लेकिन करते हैं, लेकिन उन्होंने तो मेरे को कहा कि भाई देख ऐसा है कि तू काम करने के लिए आया, काम कर चुपचाप। उसने मेरे को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं किया, क्या चुपचाप तू यहाँ पर काम कर ले। अच्छा। वो भाई क्या करते थे, भाई साहब 6 बजे उठाना, रात को 12 बजे तक सुलाते थे। इतनी उसमें ग्राहकी थी? बालोतरा का मार्केट लेट बंद होता है। अच्छा। आज भी आप पता कर लेना। अच्छा। ग्राहकी कुछ नहीं होती, 10 बजे तक मार्केट खुला रहता है। फिर फैंसी में जो नीचे सामान रखा पूरा जमाओ, ऊपर पाउडर के डब्बे उतारो, जमाओ। नॉलेज है पूरा। क्या क्या आइटम यूज होते हैं इसमें लिपा पोती में? नॉलेज तो है, बट आज तक यूज नहीं किया। में वगैरह बहुत सारी थी। यार ये प्रेम से इसमें जिंदगी कैसे कटेगी। यार रोज नीचे रखो, सुबह उसको शाम करके वापस ऊपर रखो। कपड़ा मारना पड़ता है उसमें, मारो उसके डेली मारो, चमका उसको ऊपर से। वो भाई साहब थे, उस भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती थी। उस कोई आके कहता था कि 95 नंबर बनियान है क्या? हाँ। वो मेरे पूछते थे 95 किताब में 95 है, तो कह दे दे। अरे बहुत बुरे हाल थे। फिर कभी रात को रोना आया उस समय? उस समय रोया था सच में, उस समय बहुत दुख हुआ था। उनके वहाँ जो उनकी मिसेज थी भाभी जी, मैं भाभी जी के सामने रोया था। मैंने कहा भाभी जी मेरे बहुत हालत खराब है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए क्यों? मैंने कहा आया कि क्या करूँ, पैसे नहीं है। अच्छा। पैसे का कहाँ से जुगाड़ करूं? और संजोग से उस समय पापा जी की जेब से 5 रुपए निकाल के लेके गया था। वो 5 रुपए जो निकाल के लेके गया ना, उससे पापा बहुत नाराज थे। अच्छा। पापा ने कहा कि पैसे बिना पूछ के निकाल के ले गया, ये अगर कहीं मेरे को मिल जाए ना, तो पीड़ते बहुत थे पापा। अच्छा। इससे मुझे आज कितनी मार पड़ी है? बहुत मार पड़ी। मार तो ऐसी पड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो भेजा है ना, शायद कहीं कोई वायर शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे जूते मारते थे। तो मम्मी कई बार कहती थी, जूते भी बहुत मजबूत आते थे उस समय तो। नहीं, उसके नीचे जो तलियां लगाई होती थी, तली वाले, वो पिन ठोके यूं मारे तो कोई दिक्कत नहीं, तो तली और मारते थे। अच्छा। तो मम्मी कई बार कहती थी कि छोरा मर जाएगा। तो पापा कहते थे कि मर जाएगा तो कोई नहीं, 4 भाई है, एक मरेगा तो पीछे 3 रहे। मुझे ऐसा लगता था कि भाई एक ही होना चाहिए। सरकार कानून फिर लाई है क्या कि 2 बच्चे हो तो ठीक है, 2 है तो भी एक को तो मार पड़ेगी, क्योंकि एक तो बैठा ही है नहीं। अरे यार जोरदार है, 3 गए, तीसरे वाला गया। तो क्या कहे सरकार से तो कि भाई तो बैठा ही है, अब एक का ही रखो, एक का ही रखो, मार तो नहीं पड़े कम से कम एक। आजकल नहीं पड़ती, आजकल नहीं पड़ती, उसमें बहुत मार पड़ा। आपने मारा कभी अपने बच्चों को?
हाँ, बच्ची कई बार डांट लगाता, क्योंकि मेरे बच्ची बड़ी है, अभी 12th पास की उसने। बच्चे को तो आप बहुत लाड प्यार से बच्चा 2 रील साल वील का। अपलोड करते हो, बड़ा आपका स्नेह है बच्चे को लेकर जी, के तो। क्या हुआ कि बच्ची 14-15 साल की, उसके बाद में बच्चा हुआ। अच्छा। तो एक मेरा संघर्ष का दौर ये भी निकला। हम्म इस समय मैं जीवन से बहुत निराश हो गया था। हम्म निराश ये हो गया था कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। हम्म मेरे दिमाग में कई बार ऐसे विचार आते थे कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और कोई ऐसा कार्य करूँ जो समाज सेवा का कार्य हो। मैं घर पे भी जाता था तो मेरी माताजी वगैरह मुझे कहते थे कि बेटा दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई दूसरी शादी वगैरह नहीं करनी है। तो कि तू पैसे इतने कमा रहा है, ये तेरे का काम आएंगे। मैंने कहा भाइयों के बच्चे बोल रहे हैं, उनको दे देंगे। मैं आज भी मेरे भाइयों के जितने बच्चे मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरे बेटा भले हुआ, लेकिन उन सबका खर्चा मैं खुद वहन करता हूँ। मेरे भाई सक्षम है। आज हम 4 भाई है, 4 गवर्नमेंट जॉब में। बड़े वाले भाई वापस आ गया, होमगार्ड में लग गया। उसके बाद मैं हूँ, मेरे छोटा है वो नागरिक सुरक्षा में है, उससे छोटा वो पुलिस में। तो हम गवर्नमेंट का आटा 4 ही खाते हैं। अच्छा। लेकिन पढ़ाता मैं ही हूँ। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था तो बेटा हो गया। 2 साल का बेटा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल बाद हुआ? 14 साल बाद। 14 क्या 15 साल हो गए होंगे। 15 अच्छा। साल बाद जब ये बच्चा होता है और आप इतना काम करते हो तो जनरली लोग क्या ताने मार मार के। मेरी मिसेज ने बाड़मेर से घर जाना छोड़ दिया। घर खुद के घर नहीं जाए। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाएगी? तो इसलिए नहीं जाऊंगी कि मुझे लोग पूछते हैं सब, मैं जवाब क्या दूं। मतलब ये ताना बाना अपना ऐसा है, ये इधर का ताना बाना। बाकी बेटी और बेटे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं मेरी बेटी को बेटे जैसा रखता हूँ। आज भी उसको महसूस नहीं होता कि उसको ऐसा रखा है। खूब अच्छा मन रखा हुआ, RS की तैयारी कर रही है। लेकिन ये ताना बाना ऐसा, उसके अनुसार जीवन तो जीना पड़ता है। ये थोड़ा सा मेरा संघर्ष का काल रहा इस कोचिंग के दौर के समय में। इसमें सर अगर अपन समाज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको या तो औलाद है नहीं, या है तो बेटा नहीं है, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह। आपकी क्या सलाह है? मेरा देखो ऐसा मानना है, बेटा होना है या नहीं होना ये तो ईश्वर तय करता है। इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि उसके अनुसार बेटा होना चाहिए। होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो ऐसी कोई बात नहीं, उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना समाज सेवा करिए, जो करिए, क्योंकि आज की तारीख में जैसे आपके कर्म है वैसा आपको फल मिलेगा। मैंने एक बहुत बड़े साधु महात्मा के ये शब्द सुने थे। उन्होंने, उनके पास कोई व्यक्ति गए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा आशीर्वाद कर्मों का है। तेरे जैसे कर्म है वैसे तेरे को आशीर्वाद मिलेगा। मैं 2 दिन पहले अहमदाबाद गया हुआ था। मेरे माता जी के कोई और छोटा ऑपरेशन हुआ, अब ठीक है, स्वस्थ है। अच्छा। वहाँ पड़ोस के अंदर कोई रतलाम के मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप दोनों अकेले क्यों? कोई और है नहीं? बुजुर्ग थे जो खुद मेहनत करके मतलब दवाई वगैरह ले आ रहे। मैं कोई बेटे वगैरह नहीं आए। तो उन्होंने कहा मेरे तो 3 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ महसूस होता है, वहाँ मतलब आवश्यकता रहती है कि या तो बेटा संभाले, बेटा नहीं संभाले तो भाइयों के बेटे संभाले। कम से कम बुजुर्गों को अकेला तो मत छोड़ो। संभालने वाले बेटियां क्यों नहीं संभालती? बेटियां तो आएगी लेकिन बेटियां दूर थी। उन्होंने कहा मैंने बेटियों को समाचार कर दिया है, शायद हम निकले उस समय कि आज शाम को मेरी बेटी आएगी, ऐसा बता रहे थे। बेटियां तो खैर आएगी नो डाउट, लेकिन बेटियों का अपना भी तो एक दायित्व है ना। बेटी अपना घर भी तो संभाल रही है ना, वो निकलेगी तो ऐसे तो है नहीं कि अपने हिसाब से निकले। आप और मैं कहीं हो, मतलब अमेरिका भी हूँ तो फ्लाइट लेके तुरंत भाग के अपना आ गए। बेटी को सोचना भी पड़ता है। अच्छा। तो इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ जरूरत है। अच्छा, इससे वापस लौटते हैं। अपन कहाँ थे? वापस आप फैंसी छोड़ के आ गए थे? हाँ, फैंसी की छोड़ के आने के बाद में फिर मैंने कसम खा ली। मैंने कहा या तो घर का कोई जॉब करेंगे या गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे। उसके बाद कॉलेज में अच्छी पढ़ाई की, खूब मेहनत की। पढ़ाई में ऐसा पापा ने नहीं कहा कि भाई एक तो 5 रुपए लेके गए बिना बताए, ऊपर से बीच में और आ गए, पहले गुजरात से आ गए, अब यहाँ से आगे, चाहते क्या हो? नहीं, मैं घर आया ना। किस जन्म का बदला मांग रहे हो? बात सुनो। मैं घर आया ना तो सुबह वो भाई साहब पीछे गाड़ी लेके आ गए घर, वो वाले मैं नींद ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो नींद आ रखी। मम्मी ने पूछा आया कैसे? मैंने कहा मुझे नींद आ रही है। पहले नींद का कोटा पूरा करो। सुबह सुबह आ गए। पापा ने कहा उसको उठाड़ो। मम्मी आई मेरे पास, बेटा तेरे पापा वो भाई साहब लेने आ गए। मैंने मम्मी को सुनाया। मैंने कहा पहले मेरी बात सुन लो फिर पापा के पास चलते हैं। तो मम्मी ने पूरी बात सुन के उनको बोला कि ऐसा है, देखो आपने इसको नींद पूरी लेने नहीं दी, अब आप पीछे आ गए हो, अब आपसे निवेदन है कि आप चले जाओ, भाई हम इसको अब भेजेंगे नहीं। अच्छा। तो पापा को लगा कि बच्चा थोड़ा परेशान हो गया। उस समय मुझे नहीं मारा,
नहीं मारा। बाकी तो पीटते बहुत थे। आज मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि सूर्य की गर्मी और बाप की गर्मी सहन नहीं किए तो आप जरूर टूटोगे। अच्छा। सूर्य की गर्मी आपने सहन नहीं की तो आपकी हड्डियां टूटेगी, बाप की गर्मी सहन नहीं की तो आपका जीवन टूटेगा, आपका फ्यूचर टूटेगा। इसलिए बाप की पिटाई है तो वो सही के लिए। आजकल की युवा पीढ़ी मैंने ऐसा देखा है, बाप थोड़ा कुछ कह देता है उसको दुश्मन समझ लेते हैं, सामने बोल जाते हैं, सामने बोल जाते हैं। और ऐसे यहाँ तक ऐसे देखा देखते- हाथ उठाते ले तो। ऐसे बोलते हैं बाप थोड़ा ये तो मेरा 7 जन्मों का दुश्मन है, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वैसे कह दिया। अरे बाप कभी भी आपकी तारीफ करेगा तो आप सोच लो आपकी जिंदगी खराब कर रहा है। बच्चे की तारीफ बाप के द्वारा कभी नहीं करनी चाहिए, और बाप यदि तारीफ नहीं कर रहा तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारे को तो कई की तारीफ की, कभी तारीफ नहीं की। कटिंग करा के आते थे, लंगूर वेजो बनियो, दूसरा कोई शब्द आता है आपको? सच में ऐसे ही बोलते थे। हाँ। देखो मम्मी को कहता मैं मम्मी इनको कोई ढंग के शब्द आते हैं क्या? नहीं आते। हाँ। देख तो ए न्याल कर है। हाँ। सच में ऐसे कहते थे। उससे मुझे ऐसा लगता इसमें था एक कविता लिखी है, वो है ना तारक मेहता वाले अपने लोढ़ा साहब, आ, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी कविता लिखी है अच्छा कि पैंट पहन के बैठूं तो वे कहाँ जाना है, हाँ, निकर पहन लूं तो गुड्डा उगाड़ दिया गया, हाँ, अब क्या करूं मैं, ढंग के बाल कर लूं, हाँ लाड साहब बने हुए, नौकरी लागी गई, नहीं करूं तो लंगूर बन के घूम रहा है। बिल्कुल। ये बाप बड़े अच्छे उसमें होते मुझे हैं ऐसा लग रहा था कि हाँ। पापा डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं इतना, हम्म, ए न्याल कर, ए देख शकलों देख यूं रे। हाँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि वो पापा सही कर रहे थे। अच्छा। उस समय यदि अपने को कह देते अरे वाह जोरदार लग रहा है, तू तो अभिनेता जैसा लग रहा है, क्या तेरी हेयर स्टाइल है, तो जीवन खत्म हो जाता। पापा ने हमेशा डांट करके ये काम बहुत अच्छा किया और ऐसा होना भी चाहिए। फिर आप कॉलेज ज्वाइन करके फिर वो एमए वगैरह का पार्ट अपने ले चुके हैं। फिर कॉलेज के बाद में मैंने वो जो प्रतियोगिता में टॉप कर दिया, उससे मुझे लगा कि अपने को आरएस बनना चाहिए। मैंने बीएड नहीं की। अच्छा। 2007 में पहली बार मैंने आरएस मेंस लिखा था, क्या बधाईयान वगैरह, उस समय दौर चला था। मुझे मेरे पापा को बहुत गर्व हुआ कि मेरा बेटा अफसर। कहाँ तैयारी कहाँ रखे? बाड़मेर या बाड़मेर रखे? यही? हाँ कोचिंग? नहीं, उस समय कहाँ कोचिंग है, कुछ भी नहीं, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं थी। लेकिन एक खीम सिंह जी करके राजपुरोहित थे, उनका गाइडेंस मिल गया। वो आरएस वारएस लिखते थे। लक्ष्मण सिंह जी बालेरा थे, पहला सिंह जी फोगेरा थे, इन्होंने गाइड किया। इन्होंने कहा, इनके पास में जाता था, इन्होंने कहा तुम ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। तो मेरा प्री पास हो गया था, मेंस में मैं रह गया था। लेकिन उसी आरएस की तैयारी के कारण मेरा प्री बीएड में हो गया। अच्छा। पहले प्री बीएड में होना आरएस प्री के बराबर था। आप तो गोकुल सिंह मेरे से बहुत छोटे होंगे, आरएस प्री के बराबर था। मैंने तो 12वीं करी 2012। 2000 मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरा जब मैं प्री बीएड का एग्जाम देकर के ग्वालियर बीएड करने चला गया था, ग्वालियर वहाँ फीस जमा करने से कुछ समय पहले जानकारी मिली कि राजस्थान में रिजल्ट आ गया और तेरा सिलेक्शन हो गया बीएड में। हाँ मेरा हो गया। मुझे सरदार सर चूरू कॉलेज मिली थी। अच्छा। तो सरदार सर घर से पहली बार मैं बाहर निकला, सरदार सर चूरू वहाँ गया पहली बार। उस समय उमेदाराम जी करके बायतू के सारण थे, मेरे अच्छे दोस्त, जिन्होंने इनेलो से चुनाव लड़ा, अभी आईएन पोस्ट के ऊपर है। उमेदराम जी हाँ बाड़मेर में है। कल ही मिला हूँ मैं, आज मैंने फोन किया था। बहुत नेता है, बहुत ज्ञान बांटते रहते हैं। हाँ ये कर लो, नेता भी है उनके, बिजली विभाग के नेता है वो जोधपुर में संगठन में, कॉन्ट्रैक्टर है। छोटे भाई दाऊ है। उमेद जी ने उसमें मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, फिर तो मैं कल ही मिलने वाला हूँ, धन्यवाद दूंगा। ऐसा था कि मेरे अंकल की बेटी थी, वो शायद 12वीं क्लास करे बच्ची, हम लोग 15-16 साल की बच्ची थी। एग्जाम से 2 दिन पहले उसका पैर फिसल गया और टाके में गिर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं प्री बीएड का एग्जाम नहीं दूंगा। तो उमेद जी घर आते हैं, मुझे ले जाते हैं सेंटर तक। मैं रोता रोता हुआ गया था। आप सोचो कि कोई व्यक्ति इतनी हेल्प कर सकता है क्या? उन्होंने बिल्कुल हेल्प की। उस समय वो दिनेश जी गोड़ वगैरह। और फिर मुझे मेरा नंबर आया तो फिर मैंने कहा कि मैं करूंगा कैसे, पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कर, पैसे मैं दूंगा तेरे को, कितना खर्चा आएगा तेरे? मैं ज्यादा 20-25 हजार आएगा, 20-25 हजार मैं दे दूंगा। मतलब उस समय 2006 की बात कर रहा हूँ। उस समय 20 हजार, आज कितने बराबर है? आज तो आप सोच लो 2-2.5 लाख बराबर। 2.5 लाख बराबर है आज। उस समय मुझे बाड़मेर से वहां तक गाड़ी में छोड़ने चले थे सरदार। हाँ सरदार सर चूरू, यहाँ से गाड़ी चली थी। उमेश जी ने खुद गाड़ी चलाई थी और मैं बैठा था और मुझे वहां छोड़ने चले थे। कैंपर टाइप में एक ऐसी गाड़ी थी। अच्छा। गेटवे टाइप में एक छोटी गाड़ी थी उनके पास में। अच्छा। गेटवे तो काफी कॉस्टली है,
छोटी गाड़ी थी, पीछे डोला खुला था, मेरी किताबें डाल दी, मुझे वहां छोड़ के आए थे। वहां वो लड़के ने एकदम यूं देखने लगे कि बाड़मेर से तुझे गाड़ी छोड़ने आई है। मैंने कहा बिल्कुल, ऐसे तो मैंने गाड़ियां मेरे घर पे बहुत है। यार जोरदार आदमी है तू, इतना मतलब अप्रोच वाला है तू। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल है। आने भोकाल राइट गया। हाँ यार, यहाँ कौन जानता है, और लगा देते, गप लगा देते। वहां अगर रोना रोया तो ये मार देंगे। थोड़ा मेरे को थोड़ा डेमो सेट कर देते हैं, बढ़िया। सही बात। तो गाड़ी छोड़ने चली थी मेरे को। तो उमेश जी ने बहुत हेल्प की सच में। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति, सच कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, सच कहते हैं। आज भी मेरे को कई बार ऐसे मिलते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि अरे बड़ा आदमी बन गया है, गाड़ी वाड़ी रोकता नहीं है। साहब मैंने आपको देखा नहीं था, साहब कहीं बैठे होते। मेरे तो ड्राइवर चलाता, मैं तो क्या गाड़ी में पढ़ता रहता हूँ। आजकल क्या पढ़ाना पड़ता है, तो मैंने ड्राइवर इसलिए रखा है कि मैं पढ़ता रहता हूँ। अब टैब है, टैब के अंदर सारी किताबें है, तो उसके अंदर देखता रहता हूँ मैं। वही तू गाड़ी चला, समय का सदुपयोग करो। समय का यदि आप सदुपयोग करोगे, समय हाथ से निकल जाएगा। तो समय का सदुपयोग करने के लिए मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। मैंने कहा ये फायदा हो जाता। कभी कहते हैं मेरे को तूने देखा नहीं, एहसान मानता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, बिल्कुल एहसानमंद हूँ। मेरे परिवार के सदस्य की तरह उनके हर कार्यक्रम में और मेरे हर कार्यक्रम हम लोग उपस्थित रहते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बीएड कर ली वहां से? बीएड कर ली। बीएड करके मैं जोधपुर आया। आरएस का आपने उससे पहले दिया था, बाद में? आरएस उस समय 2007 बीएड कर रहा हूँ, बीएड के एग्जाम लास्ट, और उसी समय मेंस का एग्जाम देने के लिए मैं जोधपुर आता हूँ, अप डाउन करता हूँ। उसमें जोधपुर सेंटर था, अप डाउन करते मेरी वहां से बीएड हो गई। बीएड होने के बाद में यहाँ बाड़मेर में जो गौड़ ब्राह्मण, मैंने भी नाम लिया, दिनेश जी गौड़, इनकी बहन की शादी जोधपुर रखी थी। मैं वहां चला गया, 3 दिन वहां रुका। अच्छा, घर तो नहीं जाऊंगा, घर तो जाए क्या, पीछे को जाने। अब ऐसा अब कि संसाधन वगैरह मजबूत हो तो घर जाए, अपने का अपने यही जोधपुर ठीक है, अड्डा यही लगाते हैं। 3 दिन रुका, सुबह जाऊं शाम को वापस आऊं, स्कूल ज्वाइन करनी। और उस समय बाड़मेर के विद्यार्थी आज भी देखो कितने मतलब यूं डर होता है, फोबिया होता है। कई स्कूलों में गए नहीं, स्कूल की बिल्डिंग देख करके वापस आ गया। और मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये अपने को थोड़े रखेंगे। अच्छा, अपने को टूटी फूटी कोई मिल जाए ना। अब टूटी फूटी कहाँ मिले, घूमते घूमते भगती कोटी में एक बड़ी, थोड़ी उसकी हाइट कम थी। अच्छा, इसके अंदर घुस जाते हैं। वहां एक कृष्णा राम जी करके विष्णु ही बैठे थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ। उस स्कूल के अंदर चला गया। अच्छा, वहां ऑफिस, बड़ी ऑफिस में जाते डर लगता है। मैं तो जूते उतार के गया बाहर। तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, पहन के रखो। अपने ऐसी ऑफिस में कभी गए भी नहीं ना। सही बात है। पहन के रखो। गए वहां पर, नमस्कार बोलो। मैं पढ़ाने आया चाहता हूँ। क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा इंडियन हिस्ट्री। आरएस दी हुई थी इंडियन हिस्ट्री, तो मेरी गोकुल जी बहुत शानदार, जबरदस्त। अच्छा, मेरी इंडियन हिस्ट्री बहुत मजबूत थी। ठीक है, आज डेमो दे दोगे? मैं बिल्कुल। चलो ऊपर 11th में पहले डेमो दो। 11th क्लास के अंदर गए, बच्चों ने कहा सर हमारा 3रा अध्याय चल रहा है। अच्छा। मैंने कहा नाम क्या है? तो सल्तनत काल। मैंने कहा किताब छोड़ो, बिना किताब पढ़ाता हूँ। अच्छा, बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा पहली बार टीचर ऐसा आया जो बिना किताब पढ़ा रहा है। अच्छा, मैंने वहां से शुरू किया, मोहम्मद गोरी के आगमन से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। पीछे प्रिंसिपल खड़े खड़े, मजा आता है ये कहानी पढ़ने में इनकी। मुगलों के उससे पहले ये जितने भी रहे हैं ना आक्रांता, इनकी कहानियां पढ़ने का बड़ा अलग मजा है। किताबें देख के पढ़ाते हैं तो बच्चे प्रभावित नहीं होते। फिर वहां गए उसमें 12th क्लास के अंदर, वहां पर भी कोई लेसन था, वो भी बिना देख के। उन्होंने कहा कि लड़का कमजोर तो है, लेकिन ये पढ़ा था टॉप है। कमजोर कैसे आंका? कमजोर मतलब स्वास्थ्य में बहुत कमजोर था। अच्छा, थका हुआ बहुत था। तो मेरे को मेरे दोस्त वगैरह स्केलेटन कहते हैं। अच्छा, स्केलेटन मतलब कंकाल तंत्र कहते हैं। मेरे को कई बार हंसते समय कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता से तेरे को दिखा। हाँ मेरे को भाई साहब सही बात है। मोहनजोदड़ो से मैं ही निकला था। वो खोज मैं ही हूँ, वो कंकाल तंत्र मैं ही हूँ। अच्छा, बुरे हाल थे बहुत। सही है गोकुल जी, भगवान ने सुन ली है। फिर कृष्णा राम जी ने कहा कि आपका डेमो बहुत शानदार गया है, पैसे बढ़िया मांगना। अपने यही पता नहीं कि बढ़िया कितने मांगने। अच्छा, मेरे को पूछा, नीचे ऑफिस में बुलाया। कृष्णा राम जी ऑफिस ऊपर थी। कितना पैसा लोगे? मैंने कहा 4000। मैंने कहा 4000? मैंने कहा हाथों हाथ गणित लगा दी। 1000 रुपए कमरे के, 1000 रुपए खाने खर्चे के। अच्छा, 2000 ये हो गए, 2000 और मांग लेते हैं, 2000 अपने बचत। अच्छा, मैंने कहा 4000 रुपए। क्या ठीक है, ज्वाइन कर लो कल से। कृष्णा राम जी मेरे को वापस बाहर निकल पूछा कितने मांगे? मैंने कहा 4। अरे बहुत कम मांग ले। अच्छा, मैंने कहा 4000 कम है? मैं तो घर तक आया, इतना खुश होता है आया। मैंने कहा 4000 कम है? गिने भाई साहब, पहली बार आए तो 4000 इतनी बार गिने, आनंद की अनुभूति हो गई। इतने रुपए। अच्छा, पैसे कहाँ थे उस समय?
उधार ले लेके जो व्यक्ति काम चला रहा है उसके पास कैसे कहाँ थे। मैं एक वाक्य सुनाऊं, आपको बड़ा मजा आएगा। बाड़मेर से एक बार मुझे ज्यादा हंसी आ रही है शुरू से ही। बाड़मेर से एक बार हम जोधपुर जा रहे हैं, हाँ। मैं पढ़ता रहता, जोधपुर जाता था। अच्छा, शुरू से ही आदत है कि ट्रैवल के समय पढ़ाई करते ट्रेन रहते में कहीं पर पढ़ता रहता है। हम्म। मुझे पता था कि धंधा तो मैंने 2 कर लिए, हाँ। मिलना तो कुछ है नहीं, हासिल तो यही करना है। अच्छा। पढ़ता रहता था, कोई फैमिली बैठी थी तो मैं साइड वाली इस मेरे को जगह मिली तो छोटी वाली थी, वो होती रो, उस पे सोया हुआ था। इधर वो और कोई सोए थे, इधर एक बच्ची सो रही थी, उसकी फैमिली नीचे थी। बच्ची वही मतलब कोई कॉलेज वॉलेज कर रही होगी। जोधपुर बाड़मेर से रवाना हुए, जैन वैन फैमिली होगी कोई। उत्तरलाई गए, बायतू गए, बालोतरा गए, और जगह गए। उसको बच्ची को 10 बार दो, बेटा पानी पी, बेटा 10 मिनट हो गए तूने पानी नहीं पिया, बेटा सेव खा ले। मैं किताब पढ़ता पढ़ता, अपने पास बोतल का, मैं तो बाड़मेर स्टेशन पर 1 लीटर पानी पी लिया था। हाँ। मैं जोधपुर तक खूब है, कोटा पूरा है, कोटा अपने पूरा है। मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा प्रेम सिंह जोधपुर तक आए, इसको इतनी चीजें खिला दी, तेरा क्या होगा? वो बहुत बुरे हाल है। मेरे कहा देख लो, सच में वो ये कहानी बहुत दर्दनाक है, पर हंसी आ रही इसलिए कि आप सुना ऐसे अंदाज में। मेरी बात सुनो, एक बार मैं फ्रूट वाली गाड़ी के पास में जब भी कभी जाता था, मैं रुकता था। हाँ। वो पूछता था क्या लेना है, मैंने कहा लेना कुछ नहीं है, देखना। मैं याद कर रहा हूँ कि पिछली बार मैंने केला कब खाया था। वो कह रहा है कि पागल है क्या? सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। वो कह रहा है कि भाई साहब पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ, हाँ। जीवन को रिकॉल कर रहा हूँ। और वो रिकॉल करते समय पता चलता था कि 3 साल पहले कहीं पर भी कोई बांट रहे थे, वहां वो केला खाया था। ये हाल हुए आज की युवा पीढ़ी को। मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही ऐसे संघर्ष करो, बहुत बुरे संघर्ष थे। वहां से स्कूल ज्वाइन कर ली। स्कूल ज्वाइन करते ही मुझे रूम मिल गया, वहां मैं पढ़ने लग गया। मेरी छोटा 10 बाई 8 का एक कमरा, खुद रोटी बनाता हूँ, करता हूँ, खुद पढ़ाई चालू कर दी। उस समय गैस वैस तो ये थे नहीं, वो दूसरे वाला था। हाँ, वो दूसरे वाला गैस था, जिसपे सब साथ गैस वैस वो। हाँ या नहीं, वो एक तो होता है पेट्रोल वाला, वो केरोसिन वाला, वो नहीं था तो गैस वही था जो छोटा सा आता है। अच्छा। सिलेंडर टाइप का। हाँ, इंक्लूड चूल्हा। हाँ, वो सिलेंडर था। अच्छा। वो सिलेंडर से पढ़ना वहां पर। स्कूल से मैं गोकुल से परेशान हो गया। हाँ, परेशान यूं हो गया कि वो बच्चे जी खा जाते थे। क्या? पढ़ा के पीछे थे। शहर के बच्चों को पढ़ाना बड़ा टफ होता है, एक तो आप डांट नहीं सकते, उसने ये किया, उसने ये किया। वापस आता था तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। मैंने कहा गलत पंगा ले लिया, रुपए तो 4000 और ये हालत ऐसी है कि सिर पूरा खराब हो जाता। हाँ। ऐसे करते करते मैंने कहा कुछ और करते हैं। कितने महीने निकाल दिए? मैंने 5-6 महीने निकाल दिए। अच्छा। कोर्स बढ़िया करवा दिया। मैं कहा आपका कोर्स पूरा करवाऊंगा। फिर मैंने कहा देखो मेरे तो नहीं बैठ रहे, तो क्या पैसे दे देते। हाँ, ऐसे करते करते मैंने वहां किसी को पूछा, मैं क्या कोई प्राइवेट ट्यूशन कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? तो कि इधर किसी को पूछो, तो एक अच्छी फैमिली थी, तो वहां पर 2 बच्चियां पढ़ रही थी 12th में, तो कि इनको पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। बढ़िया, बहुत रॉयल फैमिली। मैं उन आंटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जाते थे तब वो चाय वाय पिलाना, नाश्ता, मतलब बहुत मन रखा सच में मेरा। उन बच्चों को पढ़ाना, मतलब बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा। 2000 रुपए देते थे। अच्छा। मैं उनको पढ़ा लेता था। 2000 कौन से साल की बात है ये है 7 में आ गया था। 8 7 ये नवंबर दिसंबर की ये बात है, लगभग 8 लग गया। सही बात है, उस समय की बात है। उनके एग्जाम हो गया, आए बंद हो गई। फिर वो वही बात, उनके एग्जाम प्रेम सिंह फिर बेरोजगार है। फिर बेरोजगार, वो क्यों पढ़ेंगे? अब प्रेम सिंह केला कब खाएंगे वापस? फिर ये हालत थी, केले से ज्यादा ये थे कि इनको किराया कैसे दूंगा। अच्छा। पैसे कहाँ से लाऊंगा? अच्छा, ये समस्या थी। अब कई बार ऐसा होता था कि अब अपने पास। उस समय आपकी पढ़ाई क्या चल रही थी? उस समय आरएस की कर रहा था। अच्छा, आप आरएस तैयारी कर, बाकी एजुकेशन में आपने सारी आरएस की कर रहा था। उस समय मेरी बीएड भी हो गई थी, लेकिन मैं शिक्षक बनना नहीं चाहता था। अच्छा, कोई कभी नहीं दिया आपने शिक्षक भर्ती का? उस समय तो शिक्षक का क्यों दूंगा, क्यों? मैंने बीए करते एमए की, लोग बीए करते बीएड करते हैं, मैंने एमए की, लेकिन मेरा शिक्षक बनने का ख्वाब नहीं था। अच्छा। मैं सोचता था कि शिक्षक एक गरीब नौकरी है, अपन अच्छी ठरके की नौकरी करेंगे। ऐसा मैं भी सोचता हूँ। हाँ, ये शिक्षक गरीब नौकरी, क्योंकि वो शुरुआती में देखो प्रारंभिक जीवन में जो 2 इंडिकेटर लगे हुए थे, लाल बत्ती की गाड़ी लाड़ी थी ना, वो भी जुनून था। मैं कहा अपन अच्छा कुछ करेंगे। अच्छा। तो आरएस में उस समय लगा हुआ था। उस समय फिर एक अखबार में विज्ञापन दे करके कहीं भी होटल पे किसी व्यक्ति के माध्यम से मैं कोचिंग को ज्वाइन कर लेता हूँ। कोचिंग ज्वाइन करने से मुझे काफी राहत मिली। राहत ये मिली कि कोचिंग में जब पढ़ाते थे ना, आपको 1 घंटे पढ़ाना, सीरियसली बच्चे पढ़ते थे। आजकल तो नहीं पढ़ते। आजकल नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं। सीरियसली बच्चे पढ़ते थे। और कितनी संख्या थी उसमें बच्चों की? 100-150 बच्चे एक ही हॉल में बैठते थे।
सीरियसली कीप साइलेंट। तो पढ़ाने का मजा आता था। उस समय 2 रुपए मिल जाते थे और 2 रुपए अच्छे थे। उससे क्या हो गया कि थोड़ी पढ़ाई को और गति मिल गई। फिर 3rd ग्रेड की भर्ती आई थी। उस समय आरपीएससी सीधे एग्जाम कराए थे, 33,000 का पद। तब पापा ने मेरे को बोला कि बेटा टीचर बन, ये आरएस वारएस के ख्वाब छोड़ दे, रह जाएगा ऐसे। मेरे को कई दोस्तों ने कहा कि है ना एक बार है ना छोटे एग्जाम दे दो। मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। छोटे एग्जाम के अंदर एक ग्राम सेवक का एग्जाम है, उस समय दे दिया। मैथ्स कमजोर थे हालांकि, लेकिन उसमें उस समय ये जिला परिषद एग्जाम करवाती थी। अच्छा। उसके अंदर मेरा हो गया था, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। इतने में पहली बार सीधी भर्ती आई 2nd ग्रेड की। 2nd ग्रेड की भर्ती आई। 2nd ग्रेड में जो आरएस का सिलेबस था, आरएस में क्या हुआ, मेंस में मैंने दो बार सब्जेक्ट चेंज कर लिए। अच्छा। एक बार फिलोसॉफी, हिस्ट्री फिलोसॉफी से, और एक बार हिस्ट्री पबेट से दे दिया। अच्छा। फिलोसॉफी थोड़ी मेरे को कम समझ में आती थी। अच्छा। लेकिन वो फिलोसॉफी, लोक प्रशासन सब्जेक्ट वो मेरे 2nd ग्रेड में काम आए। 2nd ग्रेड के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। उस समय शिक्षा मंत्री थे मास्टर भंवरलाल जी। अब देखो पता नहीं कहां से कहां भटक रहे। उनकी एक पॉलिसी थी, जो जहां का उसको वहीं पोस्टिंग दे दो। अच्छा। वहीं पोस्टिंग दे दो। और मेरी पोस्टिंग यहाँ बाड़मेर से जो भी गए, उन्होंने सोचा होगा कि राजपूत होगा, सिंह लगा था मेरे डॉक्यूमेंट में, राजपुरी नहीं लिखा हुआ। सिंह के कारण मेरे को पहली पोस्टिंग दे दी कि आकोड़ा, चौटन रोड पे उस स्कूल में दे दी। और मुझे यही नहीं पता कि आकोड़ा कहाँ है। अच्छा। मैंने देखा सफेद आंकड़ा है। अच्छा। पोस्टिंग मिल गई, मैं खुश भी हुआ। मैंने कहा सफेद आंकड़ा, मुझे पोस्टिंग मिल गई, महाबार के पास है। उन्होंने कहा सफेद आंकड़ा नहीं मिली है, दूधवा से आगे है, दूधवा के थोड़ा पहले आकोड़ा करके गाँव में तेरे को वहां पोस्टिंग मिली है। अच्छा। वहां से बोरिए बिस्तर पैक करके बाड़मेर 17 अक्टूबर 2011 को ज्वाइन कर लिया। 2011 को मैंने इस पद पे कार्यकरण कर लिया। 28 दिसंबर 2011 को कोचिंग की शुरुआत कर दी। ये कहाँ से आपने फिर शुरू किया? फिर वो कोचिंग का तो अनुभव था ना जोधपुर से, वो तो अंदर इतना घुसा हुआ था कि नींद नहीं आए। अच्छा। अपने यहाँ पर कोचिंग की शुरुआत कर। शादी तो पहले हो गई। कब शादी हो गई? हाँ शादी तो शादी हो गई ना, बीएड करे तो उस समय शादी हो गई 2006 में, 5-6 में। अच्छा। नवंबर में शादी। आपके समाज में आटे साटे का रिश्ता पहले होता था या? बिल्कुल होता था। अभी भी होता है? नहीं, मेरी तो आटे साटे में शादी हो रखी। आपकी? बिल्कुल। दे कौन सा आरएस अफसर था? अच्छा। भाई मेरे को एचडीयू तो था ही। हाँ। गरीब परिवार से था तो टिका तो डेढ़ से रहा। अच्छा। तो शादी कैसे होगी बताओ? अच्छा। शादी वाले दिन रिश्ता दे लेके आए, उन्होंने शर्त यही थी। हाँ। आपने सामने दोगे तो करेंगे। भाई बड़े वाले भाई के तो ऐसे हो गया था, छुट्टा हो गया था। अच्छा। उनके आटे साटे में नहीं हुआ, मेरा आटे साटे में हुआ। अच्छा। तो आटे साटे में भगवान की दया से सामने लड़का भी अच्छा मिला और वो अभी सूबेदार है आर्मी के अंदर। बड़ा अच्छा काम है। अच्छा। शादी में तो क्या हुआ कि जोग संजोग से बच्ची जो मिली वो बहुत सीधी बच्ची मिल गई। डर के तारीफ कर रहे हो? नहीं, डर के तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बहुत सीधी सज्जन, और उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। अच्छा। कभी नहीं किया। जरूरत पड़ी तो जरूर हेल्प जरूर की। उन्होंने यही कहा कि मैं घर पे माँ बाप की सेवा कर रही हूँ, आप पढ़ाई करो। अच्छा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए कितने व्रत रखे होंगे। हर गुरुवार को व्रत रखती थी, शुक्रवार आप नौकरी के लिए व्रत रखती थी। मैंने कहा मैं जब भी आता था तब यूं कहता था। हाँ। मैं क्यों भूखे मर रही है, रोटी खाया कर। आप आते कब थे? जब भी 4 महीने 5 महीने में जब भी आते थे, घर आता था तब। हाँ। ये कह के जाता। मैंने कहा रोटी खाया कर, क्यों भूखे मर रही है, व्रत से कुछ नहीं होना है, पढ़ाई से होगा। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा ना तब जॉब लगेगा, नौकरी लगेगी। उसने कहा आप ऐसी बातें कर रहे हो, मेरे को मम्मी कहते हैं और भी औरतें कहती थी कि जॉब पढ़ने से, व्रत रखने से भी अच्छी चीज होती है, रखना भी चाहिए। और वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो चीजें वो होनी भी चाहिए। उस समय थोड़ा आना रहता था, 2-3 महीने में एक बार आ जाता था। लेकिन बाद में जब प्रेशर ज्यादा बढ़ गया ना, लोगों में ये मैसेज चला गया कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी। और अच्छा। मेरे पिताजी को कहने लग गए कि ये तो मजे कर रहा है, ये कुछ नहीं होना है इसका। अच्छा। पापा टेंशन में आ गए। पापा ने कहा बेटा तू गलत संगत तो नहीं पड़ा है, तू घर आ जा। मैंने पापा को बोला मैं गलत संगत में नहीं हूँ। तो कि नहीं, लोग ऐसा कह रहे, तू क्या कर रहा है, तेरा रिजल्ट तो नहीं आ रहा, घर पे आ जा। तब कभी कभी घर पे आते थे ना। अच्छा। रात को आते थे, सुबह जल्दी निकल जाते थे। चोर कैसे चोरी करने आता है, रात को लेट आते थे, सुबह जल्दी निकलते थे। अब जल्दी क्यों निकलते थे, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, गाड़ी होती नहीं थी। गांव के अंदर जो बुजुर्ग बाहर सुबह सुबह आकर के बैठ जाते थे। ए भाई ये था की हो थारे, कहीं को नहीं हो,
पीछे से कहते थे होयोड़ा ये शक्लों को देखे आप मानोगे नहीं, घंटा भर तो जवाब दे के लग जाता। ऐसा कभी फेस किया आपने? ऐसा किया मैंने। अच्छा, अरे साहब किया। उस समय क्या महसूस होता था? उस समय मुझे महसूस ये होता था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं एक दिन अच्छा काम करूंगा, इनको जवाब दूंगा, इनको जवाब दूंगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा ऐसा काम करेगा। मेरे पापा कहते थे कि बेटा भगवान ने 2 हाथ दिए ना, टेंशन मत लेना कभी। उनको ऐसा लगता था कि कहीं प्रेशर में नहीं चला जाए, कहीं टेंशन में। मुझे कहते थे देख 2 हाथ दिए है ना, जीवन जिएगा तू अच्छी तरह से, अच्छा, तू कभी हिम्मत मत हारना। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इन लोगों को जवाब देंगे, लेकिन साइलेंट रह करके जवाब देना पड़ेगा। मैं जिस रूम में पढ़ाई करता था उसके पास में बाड़मेर के 3 विद्यार्थी और भी रहते थे, जरूर वो आपका पॉडकास्ट जरूर देखेंगे। और तीनों ही मस्ती मारते थे। अच्छा, गप्पे मारना, खूब सारे गेम खेलना, रावण के चबूतरे पर मेला देखने जाना, फिल्में देखने जाना, ये उनके काम थे। आपको कभी नहीं कहा? और तीनों कोचिंग करते थे। मजे की बात देखो, अच्छा, मेरे पास कोचिंग के तो पैसे नहीं थे, और मैं जब वो कोचिंग करके आते थे उनका रजिस्टर देख लेता था। अच्छा, आज कोचिंग में क्या पढ़ाया, वो भाई आते फेंक देते थे। अच्छा, मैं जाकर के लेके आ जाता था। फिर वो नींद लेते थे, खाना बनाते, तब तक मैं रजिस्टर पूरा उतार देता था। उठते थे, मैं रजिस्टर कहाँ, ये पड़ा, उनको वापस दे देता। कोचिंग फीस हम भर रहे हैं, मजे तू ले रहा। अरे मैंने कहा कहाँ मजे लिए, मैं तो देख रहा हूँ। और वो भाई तीनों गप्पों में रहते थे। अच्छा, मैं उन्होंने कभी आपको नहीं कहा कि क्या प्रेम सिंह क्यों भुगत रहा है? कहा नहीं मेरे को, कहा कि तू फालतू में नहीं, भुगत नहीं कर रहा। मेरे बारे में कहा था सड़ रहा, सड़ सच में भुगत नहीं रहा है। अच्छा, जिंदगी जी कि ऐसे क्यों सड़ रहा है। और मैं जब लाइट नहीं होती थी, पीछे खिड़की थी, खिड़की से पीछे इतनी जगह थी, ऐसी कोई गैलरी थी, गैलरी में वहां जाके दरी बिछा करके पढ़ता था। अच्छा, तो पीछे वाले मकान में एक बार आंटी ने पानी डाल दिया। अच्छा, अरे मैंने कहा आंटी तो क्या यहाँ कहाँ घुसा है भाई, सांस नहीं आएगी तेरे को। आंटी माफ करो मैं जाऊँ वहाँ, ठीक हूँ, पानी मत डालो। ये रियलिटी, मैं माफी चाहता हूँ। ये संघर्ष की कहानी है, ये एक प्रेरणा की कहानी है, ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन सर कहानी ऐसे अंदाज में सुना रहेगा सिर्फ नहीं, मैं अंदाज से कुछ मिक्स नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप जिस लहर से बोल रहे हो ना, जो है वो सत्यता है। अब क्या करूं, जीवन ऐसा ही। आपके शब्द बहुत मासूम है। नहीं, ऐसा है कि अगर अपन लोग सत्यता और सही बातें नहीं बताएंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये लोग मतलब सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। सही बात। मैं नहीं हुआ था पैदा सोने का चम्मच लेकर के, मैंने बहुत दुख भुगते हैं। जब मैं उस कोचिंग में पढ़ाता था तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि थोड़े पैसे इकट्ठे कर लो। तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 7 बजे तक पढ़ाता था। 12-12 घंटे मेरे पैरों में पानी भर गया था। डॉक्टर दिनेश कोठारी ने कहा था कि यदि आज के बाद पढ़ाया ना तो चलना तेरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं पैसे थोड़े इकट्ठे करना चाहता। मुझे लगा था कि पैसे कुछ इकट्ठे हो जाए ना तो 2-4 साल के लिए मैं अच्छी तैयारी कर लूं, आरएस के लिए। आरएस के लिए, अच्छा, संघर्ष के लिए कभी समझौता नहीं किया।